राधे राधे प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन बात करेंगे ग्रुप 18 के एलिमेंटों की बात करते हैं अपन। और ग्रुप 18 में जो एलिमेंट हैं वो कौन कौन से हैं भाई? इनको आप बोलेंगे नोबल गैस बोल देते हैं आप इनको इनर्ट गैस बोल देते हैं, आप इनको एरोजन्स बोल देते हैं, आप इनको रेयर गैस बोल देते हैं। तो आप इनको नोबल गैस बोलते हैं, इनर्ट गैस बोलते हैं, एरोजन्स बोलते हैं, रेयर गैस बोलते हैं। किनको? हीना, नीना और करीना, जीरो, रन, ओगी के कारण। ये ओगोनेसॉन नया एलिमेंट है जो अभी हाल ही में खोजा गया है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ओगेनोसॉन। तो इनकी अगर आप बात करें तो इनका कॉन्फ़िगरेशन होगा ये S2P6 और ये एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है भाई। और इसी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के कारण इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, इसलिए इनको इनर्ट गैस बोल देते हैं। इनकी रिएक्टिविटी की कंपैरिजन की जाती है AU के साथ, PT के साथ, नोबल मेटल के साथ इनकी कंपैरिजन की जाती है, इसलिए इनको नोबल गैस बोल देते हैं भाई। प्रेजेंट इन एयर, एयर में प्रेजेंट होती है, इसलिए इनको एरोजन्स कहा जाता है। रेयर गैस इसलिए कहा जाता है कि ये बहुत ही वेरी स्मॉल अमाउंट में पाई जाती हैं, ये बहुत कम मात्रा में पाई जाती हैं वायुमंडल में। तो नोबल गैस इसलिए बोलते हैं कि AU PT से कंपैरिजन करते हैं। इनर्ट गैस इसलिए बोलते हैं रिएक्टिविटी बहुत कम है। एरोजन्स इसलिए बोलते हैं कि ये एयर में प्रेजेंट है। और रेयर गैस इसलिए बोला जाता है कि ये बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट हैं, इसलिए इनको रेयर गैस बोला जाता है। और अगर मान लीजिए आप इनकी ऑक्यूरेंस की बात करें तो एयर में ही पाई जाती हैं भाई, एयर में प्रेजेंट होती हैं। रेडॉन रेडियो एक्टिव भाई, इसलिए बात नहीं करेंगे अपन, बात करेंगे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन तक की गैसों की। ठीक है, तो ये जो हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनोन है, ये एयर में पाई जाती हैं, लेकिन ये एक अलग बात है कि बहुत कम मात्रा में पाई जाती हैं। ठीक है, तो अपन पढ़ रहे हैं ग्रुप 18 की जो एलिमेंट हैं, ये आपके पास नोबल गैस है। नोबल गैस पढ़ेंगे, आगे अपन इनकी प्रॉपर्टीज और पढ़ते हैं, चलते हैं आगे। तो देखो आपके पास गैस है हीना, नीना और करीना, जीरो, रन, ओगी के कारण। ये ओगी है ओगेनोसॉन। या आपके पास हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनोन, रेडॉन, ओगेनोसॉन नया एलिमेंट जो भी। अब मैं क्या करता हूं, इनके परमाणु क्रमांक लिख दूं, एटॉमिक नंबर लिख देता हूं, इनका Z लिख देता हूं। इनका Z 2, 10, 18, 36, 54, 86 और 118। ये इनका Z है भाई। Z बोलते हैं परमाणु क्रमांक को या एटॉमिक नंबर को। तो इनका जो एटॉमिक नंबर है वो 2, 10, 18, 36, 54, 86 और 118 है भाई। ये अभी हाल ही में खोजा गया एलिमेंट है, 118वां ओगेनोसॉन। रेडॉन की बात करें तो ध्यान रखना, रेडॉन एक रेडियो एक्टिव है। रेडॉन क्या है? रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव वो होते हैं जो अपने आप ही अल्फा बीटा गामा
किरणें एमिट करते रहते हैं, उत्सर्जित करते रहते हैं, तो ये रेडॉन है। इसके अलावा हीलियम है, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनोन रेडियोएक्टिव नहीं है, रेडॉन रेडियोएक्टिव है। ये अभी हाल ही में खोजा गया है। अगर मान लीजिए आप इनकी ऑक्यूरेंस की बात करें, प्राप्त स्थान की बात करें, तो ये जो आपके पास नोबल गैसें हैं, ये नोबल गैसें कहाँ पाई जाती हैं भाई? एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में आपको सारी की सारी मिल जाएंगी भाई। इसको शॉर्ट में एटीएम लिखते हैं लोग। एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं ये गैसें, लेकिन बहुत कम पाई जाती हैं भाई, बहुत कम परसेंटेज में पाई जाती हैं। हीलियम, नियोन, आर्गन, रेडॉन रेडियोएक्टिव है, इसकी बात नहीं कर रहे। तो रेडॉन को अगर अपन छोड़ दें तो ये जो गैसें बच जाती हैं, ये गैसें बहुत कम परसेंटेज में आपको कहाँ मिल जाएंगी? एटमॉस्फेयर में। तो ये इनका प्राप्त स्थान होगा कि आपको ये मिलेंगी कहाँ पर, कौन सी जगह है जहाँ पर आपको नोबल गैसें मिलेंगी? तो नोबल गैसें आपको वायुमंडल में मिल जाएंगी भाई, बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, वो एक अलग बात है, लेकिन वायुमंडल में आपको मिल जाएंगी। रेडॉन की बात नहीं करेंगे, रेडॉन रेडियोएक्टिव है। अब अपन बात करते हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। किसकी बात करें भाई? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। देखो भाई, हीना, नीना और करीना, ज़ीरो, रन। ठीक है। हीलियम का 1s2 कॉन्फ़िगरेशन होता है। उसके बाद जो बच गई उनमें आ जाएंगे आपके पास हीना, नीना और करीना, ज़ीरो, रन। ठीक है। और इनका कॉन्फ़िगरेशन होता है भाई S2P6 इनका कॉन्फ़िगरेशन होता है। जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे तो मैंने आपको बताया था कि आप 2 बार sp लिखते हैं, 2 बार आप dsp लिखते हैं और 1 बार आप fdsp लिखते हैं। क्या करते हैं बताएं? 2 बार sp लिखते हैं, 2 बार dsp लिखते हैं और 1 बार fdsp लिखते हैं। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि इसके 2 लगा दिया करो, इसके 3 लगा दिया करो, इसके 4 लगा दो, इसके 5 लगा दो और इसके 6 लगा दो। D 3 से स्टार्ट होता है, 3D, 4D, 5D, F 4 से स्टार्ट होता है। ये फुल भरे हुए हैं। D फुल भरा हुआ है, F फुल भरा हुआ है, S फुल भरा हुआ है, P फुल भरा हुआ है। ये इनके कॉन्फ़िगरेशन लो भाई। जीनो 54 होता है, क्रिप्टॉन 36, 36, 46, 47, 48, 49, 50, 54 आप ऐसे निकाल सकते हैं। देखो ठीक है भाई। तो ये हो गया इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो नोबल गैसें हैं, उत्कृष्ट गैस हैं, वातजन है ना, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया भाई। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद अपन बात करते हैं इनकी एटॉमिक रेडी की बात करते हैं, एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं, परमाणु त्रिज्या की बात करते हैं। ठीक है। तो देखो एक बड़ी खास बात और दिलचस्प, एटॉमिक रेडियस या परमाणु त्रिज्या की बात करते हैं। बोरॉन,
कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। यहां आपने ये पढ़ा था कि जेड स्टार लगातार इंक्रीज होता जाता है, इसलिए साइज डिक्रीज होता जाता भाई। जेड स्टार बढ़ता जाएगा तो आकार घटता जाता है भाई, तो आकार घटता जा रहा है बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, एक पीरियड में, एक वर्ग में। तो एक पीरियड या एक वर्ग में बाएं से दाएं जाओ आप, साइज लगातार डिक्रीज होता जाएगा। तो इस हिसाब से सबसे छोटा साइज नियोन का होना चाहिए, लेकिन इस पीरियड में सबसे बड़ा जो साइज है, यहां से यहां तक की बात करें तो यहां से यहां तक साइज देखो इस प्रकार का है। ये लो, साइज लगातार डिक्रीज होता जा रहा है, लेकिन जो ही अपन नियोन में जाएंगे, नियोन में जाते इसका साइज बड़ा हो गया भाई। तो इस वर्ग में, सॉरी, इस आवर्त में सबसे बड़ा जो साइज है वो नियोन का है। अब उसका रीजन क्या है भाई? उसका रीजन ये है कि बाकी सबकी तो सहसंयोजक त्रिज्या निकाली जाती है, कोवलेंट रेडियस निकाली जाती है, जबकि इन सब की बात करूं तो इन सब की निकाली जाती है भाई कोवलेंट रेडियस, या फिर मैं कहूं इन सब की सहसंयोजक त्रिज्या निकाली जाती है। जबकि इस नियोन की बात करें तो इस नियोन की वांडरवाल रेडियस निकाली जाती है भाई। वांडरवाल रेडियस निकाली जाती है, वांडरवाल त्रिज्या निकाली जाती है, वांडरवाल रेडियस निकाली जाती है। और वांडरवाल रेडियस सबसे बड़ी होती है, ध्यान रखना। जितनी भी रेडियस है आपके पास, त्रिज्याएं हैं, उन सभी त्रिज्याओं में से वांडरवाल त्रिज्या सबसे अधिक होती है, इसलिए इस नियोन का साइज इस पीरियड में सबसे बड़ा होगा। तो नियोन का साइज सबसे बड़ा है इसमें। रीजन क्या है बताएं? कि इनकी वांडरवाल रेडियस निकाली जाती है भाई। क्या निकाली जाती है? वांडरवाल रेडियस। अब अगर मान लो, देखो मैं ऐसे कहूं कि एक तो आपके पास क्लोरीन है, एक तो क्लोरीन की त्रिज्या निकालोगे आप, और एक आप सपोज हीलियम की रेडियस निकालोगे। कैसे निकाली जाएगी? अब क्लोरीन की कैसे निकाली जाएगी? देखो, क्लोरीन ऐसे होता है क्लोरीन। तो इसमें जो ऊपर से अपन ने, तो ये दोनों नाभिकों के बीच की दूरी आ जाएगी, उसका आधा कर देंगे, उसका आधा कर देंगे तो भाई आ जाएगी RCl। अगले चैप्टर में आएगा ये, 11th क्लास में पढ़ लेते, सॉरी ये 11th क्लास में पढ़ लिया था अपन ने, क्लोरीन की त्रिज्या निकालना इस प्रकार से। तो क्लोरीन के ऊपर आप क्या डालो? एक्सरे डालो। एक्सरे डालने पर यहाँ पर एक्सरे प्लेट लगा दो, उस एक्सरे प्लेट में इस प्रकार से 2 पॉइंट आ जाएंगे, दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी निकाल लो, वो कहलाएगी अंतरानाभिकीय दूरी, उसका आधा कर लो, क्लोरीन की त्रिज्या आ जाएगी। तो ये तो निकाल लिया आपने क्लोरीन की सहसंयोजक त्रिज्या या कोवलेंट रेडियस निकाल ली। अब वांडरवाल कैसे निकाली जाती है? देखो वांडरवाल में क्या होता भाई कि ये हीलियम, ये दूसरा हीलियम, ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस। तो अब जो ये इनके बीच वांडरवाल अट्रैक्शन, अब ये दूरी आ गई, दोनों के जो न्यूक्लियस है उनके बीच की दूरी। ठीक है भाई, आप इसको बोलेंगे इसके बीच इसके बीच की दूरी, तो आप बोलेंगे इसको डी हीलियम हीलियम, और जो आर हीलियम आएगी वो हीलियम आएगी डी हीलियम हीलियम बाई 2। दोनों जो नाभिक है उनके बीच की दूरी का आधा। यहीं पर भी, यहां पर भी ऐसे ही निकालेंगे अपन, यहां से यहां तक क्लोरीन की त्रिज्या, यहां से यहां तक क्लोरीन की त्रिज्या, तो ये हो जाएगी क्या? RCl कैसे निकालेंगे आप? DClCl बाई 2। भाई दोनों नाभिकों के बीच की दूरी को मैंने क्या कह दिया बताओ? DClCl कह दिया। यहां से लेकर के यहां तक के बीच की दूरी को क्या कह दिया हमने? DClCl। उसका आधा कर दो, यहां से यहां तक की रेडियस आ जाएगी। ठीक है, इसमें देखो
अगर डी हीलियम, हीलियम का आधा करोगे तो ये खाली गैप भी तो जुड़ के आ गया भाई, खाली गैप भी आ जाएगा इसमें, तो वांडरवाल रेडियस में ये खाली गैप भी आ जाता है भाई, इसलिए रेडियस ज्यादा आ जाती है। तो वांडरवाल रेडियस ज्यादा आती है बजाय किसके, कोवेलेंट रेडियस के। वांडरवाल त्रिज्या ज्यादा आती है किससे, सहसंयोजक त्रिज्या से। ठीक है भाई, अपन इसको ऐसे लिख देंगे कि कोवेलेंट ज्यादा आती है यहाँ किससे, वांडरवाल से। सहसंयोजक त्रिज्या का मान ज्यादा होगा किससे, वांडरवाल से भाई। ठीक है, इसीलिए उनकी जो रेडियस है उत्कृष्ट गैसों की वो ज्यादा आती है, आकार ज्यादा आता भाई। तो ये हो गया आपके पास पहली प्रॉपर्टीज। अच्छा, पहली प्रॉपर्टीज अपन पढ़ रहे थे कौन सी, रेडियस पढ़ रहे थे, आकार पढ़ रहे थे। अब मैं अप टू डाउन जाऊं, ईना, नीना और करीना, जीरो, रन। अगर आप अप टू डाउन जाएंगे भाई तो आपको पता है एन इंक्रीज होगा, एन इंक्रीज होगा तो साइज इंक्रीज होगा। ठीक है, ये इसकी बात नहीं करेंगे, रेडियो एक्टिव है। तो हीलियम से अगर जीनोन की तरफ अगर आप जाते हैं तो एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर एन बढ़ता है, एन बढ़ता है तो आकार बढ़ता है भाई। तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाओगे आकार बढ़ेगा। और अगर आप एक पीरियड में एक आवर्त में बाएं से दाएं गए थे, साइज घट रहा था, लेकिन सबसे बड़ा साइज था किनका, नोबल गैसों का। नोबल गैसों का साइज सबसे बड़ा था, ध्यान रखना। ये कंडीशन आपको देखने को मिलेगी क्योंकि नोबल गैसों की वांडरवाल त्रिज्या निकाली जाती है, इसलिए उनका साइज सबसे बड़ा होगा। ठीक है, ये इनके साइज हो गए। देखो भाई, अपन यहां पढ़े अगली प्रॉपर्टीज अपन पढ़े आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयनन विभव। आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयनन विभव। अभी आयोनाइजेशन पोटेंशियल आयनन विभव होता क्या भाई, होता यह है कि ये एक यहां पर इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को आप बाहर निकालना चाह रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चिपका हुआ है। तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालोगे तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की जो एनर्जी दी जाएगी उसी एनर्जी को आप आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयनन विभव, आईपी बोलते हैं भाई। ठीक है, इलेक्ट्रॉन है चिपका हुआ है, उसको बाहर निकालना चाहते हो, ऊर्जा दी जाएगी, एनर्जी दी जाएगी, उस एनर्जी को क्या कहा जाता है बताएं, आईपी कहा जाता है। टाइट चिपक रहा है, आईपी ज्यादा, लूजली बाउंडेड है, एनर्जी कम। तो आईपी कम होगी या ज्यादा होगी डिपेंड करता है कि वो टाइटली बाउंडेड है, लूजली बाउंड है, टाइट चिपका हुआ है कि दुर्बलता चिपका हुआ है। इनका कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा अपन ने NS2Np6 और ये कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, एक स्थायी विन्यास है। और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो आवश्यक एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, आईपी बहुत ज्यादा होगी भाई। तो उत्कृष्ट गैसों की जो आईपी है बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, रीजन क्या है इनका, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के कारण इनकी जो बहुत ज्यादा होती है आईपी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता होती क्या भाई, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है। जैसे ये आपके पास
ये इसका न्यूक्लियस हो गया, ये इलेक्ट्रॉन हो गया एक तो, और एक ये इलेक्ट्रॉन हो गया। अब अगर आप मान लो यहां इलेक्ट्रॉन जोड़ना चाह रहे हो, यहां जोड़ना चाह रहे हो बाह्यतम कोश में, ये इलेक्ट्रॉन तो यहां जोड़ना चाह रहे हो आउटर सेल में, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन के बीच न्यूक्लियस के बीच तो अट्रैक्शन होगा ना भाई। आप इसके सबसे बाहर का जो सेल है, इस सेल में आप इलेक्ट्रॉन जोड़ना चाह रहे हो, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां जोड़ना चाह रहे हो, तो इस इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज है, दोनों के बीच अट्रैक्शन होगा, खींचेगा इसको। थर्मोडायनेमिक्स ये कहती है कि कहीं भी अगर अट्रैक्शन हो तो वहां एनर्जी रिलीज होगी भाई। तो यहां पर भी एनर्जी रिलीज होगी, उस रिलीज होने वाली एनर्जी को कहा जाएगा ई, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो ये इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है भाई, जो एनर्जी बाहर निकलेगी इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर, इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जो एनर्जी बाहर निकलेगी उसे आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता बोलते हैं। कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NS2 Np6। आप यहां इलेक्ट्रॉन जोड़ ही नहीं सकते, E = 0, इलेक्ट्रॉन जोड़ ही नहीं सकते, E = 0। क्यों? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, फुल भरा हुआ है। ये 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 ये रहे 6 ये रहे, फुल भरा हुआ है, इलेक्ट्रॉन जोड़ नहीं सकते, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी नहीं है, E = 0। ठीक है, तो ये अपन पढ़ रहे थे इनकी प्रॉपर्टीज। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, गलनांक व क्वथनांक, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, बड़ी आसानी से आप समझ सकते हैं भाई। ये हीलियम, ये हीलियम, दोनों के बीच वान डर वाल, वान डर वाल फोर्स होता है भाई, और सबसे दुर्बल ही वान डर वाल होता है, सबसे दुर्बल वान डर वाल ही होता है। तो हीलियम हीलियम के बीच वान डर वाल फोर्स है जो बहुत वीक होता है, दुर्बल होता है। इन दोनों को दूर करोगे, कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, अर्थात इनके गलनांक क्वथनांक बहुत कम होंगे भाई। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होंगे, गलनांक क्वथनांक के मान कम होंगे। रीजन वान डर वाल फोर्स पाया जाता है, तो वान डर वाल फोर्स के कारण के मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं भाई। अगर आप ऊपर से नीचे जाएं, देखो हीलियम हीलियम, नियॉन नियॉन, आर्गन आर्गन, क्रिप्टॉन क्रिप्टॉन, आपको पता है अगर आप एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाएं, एक ग्रुप में अप टू डाउन जाएं, तो साइज इंक्रीज होता है भाई, साइज इंक्रीज होता जा रहा है देखो। और ये इनके बीच मैंने शो कर दिया वान डर वाल फोर्स। तो बताएं सबसे ज्यादा वान डर वाल फोर्स किस में होगा? क्रिप्टॉन क्रिप्टॉन के बीच सबसे ज्यादा वान डर वाल फोर्स होगा। सबसे ज्यादा वान डर वाल फोर्स होगा तो इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होंगे भाई। यहां वान डर वाल फोर्स कम है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होंगे। तो हीलियम का गलनांक क्वथनांक कम होगा और क्रिप्टॉन का गलनांक क्वथनांक का मान ज्यादा होगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी चल रही थी अपने 18वें वर्ग की। कल अपन और प्रॉपर्टीज की लेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।